हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो कि आप लोगों ने कल के 2 मॉक टेस्ट बना लिए होंगे और मुझे पूरा भरोसा है क्लास कि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है अब तक। वन शॉट आपने पूरा इंडियन का देख लिया क्लास, जो 2 घंटे का मैंने बनाया था पूरा का पूरा सिलेबस। और वन शॉट क्लास मैंने आपके लिए मैक्रो का बनाया था, जहाँ पे 1.5 घंटे के अंदर पूरा मैक्रो खत्म कराया था। इसके अलावा मैंने पूरा न्यूमेरिकल करा दिया। कल डायग्राम भी आपकी रिक्वेस्ट पे आ गई थी। उसके अलावा क्लास सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, उनके प्रैक्टिस, इसके अलावा क्लास जितने भी मतलब कि इंक्लूड एक्सक्लूड इन नेशनल इनकम वो भी मैं करा चुका हूँ। चैनल पे जाके देख लेना अगर कोई मिस हो गई हो। और मॉक टेस्ट 2 करा चुका था, कल शाम को 5 बजे, कल रात को 8 बजे 2 मॉक टेस्ट आ गया था। आज अभी आने वाला एक मतलब आ चुका है, ये मॉक टेस्ट नंबर 3 है। और शाम को 8 बजे एक आएगा मॉक टेस्ट नंबर 4। ये जो मॉक 4 है उसके अंदर क्लास मैं खुद ही आपको सारे के सारे हैंड रिटन में आंसर्स दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको लिखना है, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा आंसर राइटिंग में स्पेशली। और इससे पहले शाम को 5 बजे हमारा लाइव आएगा, जहाँ पे इको की पूरी A to Z सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपको मोटिवेट करूंगा, आपके डाउट्स लूंगा और आप लोगों से बातें करेंगे क्लास, क्योंकि आपका ये मेरे सब्जेक्ट का आखिरी पेपर है। मैं चाहता हूँ आप सब बच्चे 40 आउट ऑफ 40 लेके आओ, खासकर इकोनॉमिक्स में। अकाउंट्स में तो आप लोगों ने आग लगा दी, इको में और बेहतर तरीके से करेंगे। आप पेपर दे के आओ तो मुझे बताना जरूर कि पेपर कैसा गया। मैं वेट करूंगा आप लोगों का जब पेपर दे के आओगे। तो फाइनली क्लास आज का दिन हमारा आखिरी दिन का प्रिपरेशन है। आज जम के प्रिपरेशन कर लो सारी चीजें। इको में तो अगर देख भी लोगे ना, वीडियोस को देख के ऑब्जर्व कर लोगे चीजों को, तो भी याद हो जाएगा। और कुछ मॉक टेस्ट आपको बनाने भी पड़ेंगे। स्टार्ट करते हैं बिना देरी के मॉक टेस्ट नंबर 3। इसमें एक क्वेश्चन है क्लास, स्टेट द 3 कंपोनेंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नहीं जानते हैं और मैं आंसर बता दूंगा तो आप बोलोगे अच्छा अच्छा सर ये आंसर था, ये तो हमें पता था, ऐसा लगेगा आपको। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना कि आपको 3 कंपोनेंट लिखने हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी से क्या इनकम आता है क्लास? रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, रॉयल्टी भी प्रॉपर्टी से आती है। अगर आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो उससे रॉयल्टी आती है। और एंटरप्रेन्योरशिप यानी क्लास ओनर को मिलता है प्रॉफिट्स। तो बस आपको 3 नाम लिखने थे, क्योंकि इन्होंने स्टेट बोला है, इन्होंने कोई भी डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन नहीं बोला है, तो बस आपको 3 नाम लिखने हैं। अब इतना छोटा 2 नंबर में क्योंकि क्लास बच्चों के ध्यान नहीं रहता है, तो इसलिए डिफरेंट क्वेश्चन है, तो ये 2 नंबर में बिल्कुल पूछा आ सकता है। डिस्टिंग्विश एनी 2 बेसिस, किसी भी 2 बेसिस पॉइंट पे आपको बताना है, ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम। तो मैं आप सबसे सजेस्ट करूंगा क्लास, पहला तो लिखना मीनिंग, दूसरा लिखना नेचर। मीनिंग का मतलब क्या है क्लास? ट्रांसफर इनकम वो इनकम है क्लास जो फ्री में मिलती है, जिसके बदले आपको कुछ भी देना नहीं पड़ता। और फैक्टर इनकम जहाँ पे आप सर्विसेज देते हो तब जाके आपको इनकम मिलती है। अपनी लैंग्वेज बना के बिल्कुल पूरा पेपर लिख सकते हो, लेकिन थोड़ा सेंसिबल होना चाहिए, थोड़ा इकोनॉमिक्स का वर्ड जहाँ पे आना चाहिए वो आना चाहिए। जैसे ये आप लिखोगे तो ट्रांसफर इनकम जो है वो कहीं भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, और डोमेस्टिक जो फैक्टर इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होता है। तो ये नेचर में आप लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट आप एग्जाम्पल भी डाल सकते हो, बट 2 पूछे तो प्लीज़ 3 मत लिखना। तो आपको जो 2 पक्के पता है वो 2 लिखना क्लास। तीसरा अगर चाहते हो सेफ रैंक लिख देना क्लास, बट मुझे लगता नहीं कि नंबर इसमें कोई एक्स्ट्रा देगा टीचर। सेकंड क्वेश्चन है क्लास आपको, और देखो ऑप्शंस कितने सारे हैं, मतलब मेरे हिसाब से इन्होंने सफिशिएंट ऑप्शंस दे रखा है। तो शुरू का जो 15 मिनट आपको मैनेज करना है, इसकी वीडियो आज रात को आएगी, स्टार्टिंग के 15 मिनट आपको कैसे मैनेज करना है, दैट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो पॉज करके अब तक उम्मीद है आप लोगों ने आंसर बनाना स्टार्ट कर दिया होगा। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम वाई निकालना है, कंजप्शन दिया, इन्वेस्टमेंट दिया, तो आपको सेविंग फंक्शन लगाना है। सेविंग का फॉर्मूला क्या है? ऑटोनोमस कमीशन माइनस ए बार। आप लिखना पहले, फंक्शन डायरेक्टली मत करना मेरी तरह, ठीक है। यह है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बट सेविंग फंक्शन है तो मुझे एमपीएस चाहिए वाई, और आई जो है वो क्लास आपको 100 दे रखा है। 200 इधर ले आओगे ये 300 हो जाएगा, अपॉन 0.4 इज इक्वल टू वाई। तो ये पॉइंट में आएगा, तो कोई इसमें हैरानी की बात नहीं है, ये पॉइंट में बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो ये कितना है क्लास? 300 डिवाइड बाई 0.4, इट्स 750। 750 पॉइंट में नहीं आया क्लास, बट 750 इसका आंसर है। इन एन इकॉनमी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करा रखा है। इन्वेस्टमेंट अगर किसी भी इकॉनमी में बढ़ता है तो उसके बढ़ने से नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, जो कि 3 गुना ज़्यादा होगा देन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। जितना भी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, अगर 2 रुपए से इन्वेस्टमेंट बढ़ा तो नेशनल इनकम 3 गुना ज़्यादा हो जाएगा, मोर मोर मोर, 3 टाइम्स मोर। तो यानी कि डेल्टा वाई इनकम कितना बढ़ेगा? जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उससे ज़्यादा। कितना ज़्यादा? 3 गुना। अगर खाली 3 गुना होता तो मैं ये डेल्टा आई नहीं लिखता, 3 गुना ज़्यादा है, इसलिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा आई प्लस 3 डेल्टा आई। तो इसका मतलब डेल्टा वाई जो आ गया टोटल, वो क्या आ गया? 4 डेल्टा वाई। के का फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लायर का? मैंने आपसे कहा था बार बार, कभी भी क्वेश्चन में डेल्टा आई अगर दिख जाए या क्वेश्चन में डेल्टा आई आपसे पूछ लिया जाए
तो k यानी मल्टीप्लायर के दोनों फॉर्मूलों को आपने लगाना है, दोनों फॉर्मूलों को। पहला फॉर्मूला है क्लास डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई और दूसरा एम पी सी 1/MPS, सॉरी 1/MPS है। तो ये कितना क्लास आएगा, डेल्टा वाई की जगह क्या लिख सकते हो आप, 4 डेल्टा आई, नीचे तो डेल्टा आई है ही, डेल्टा आई कैंसिल, के आगे 4 फिर के का एक और फॉर्मूला है क्लास जो कि है 1/MPS, तो के है 4 1/MPS। अब इस सिचुएशन में आपको MPC पूछा है, फाइंड आउट MPC, तो यार कोई बात नहीं, आप MPS ही निकाल लो पहले। MPS इक्वल टू 1/4 दैट इज 0.25, सो MPS अगर आ गया आपका 0.25 तो 1 माइनस MPS जो कि MPC आएगा, आंसर 0.75। आई थिंक ऊपर वाला ज़्यादा आसान था तो ये कौन सा आसान है आप पे डिपेंड करता है, जौन सा आपको आता है और वैसे आपको वही आसान लगेगा। As the income increases, people tend to save more. CBSE के ऑफिशियल सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन है एज इट इज कि जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती चली जाती है, MPC और APC दोनों ही बढ़ता चला जाता है। यहाँ पे MPC भी बढ़ेगा, ध्यान रखना। अगर तुम ज़्यादा कमाने लगोगे ना तो धीरे धीरे तुम्हारा खर्चा जो होगा वो कम और बचत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान महीने का 10,000 कमा रहा है तो ये कम है, राइट, ये कम है, तो वो मे बी 9,000 खर्च कर देता होगा कंजप्शन पे, 1,000 बचा लेता होगा। या ऐसा हो सकता है कि वो 7,000 खर्च करता है, 3,000 बचा लेता है। या ऐसा हो सकता है कि वो पूरा 10,000 खर्च कर लेता है और वो कुछ भी नहीं बचा पाता है, क्योंकि यार 10,000 से क्या ही घर बार चलाएगा, वो कुछ बचाने के लिए बचेगा ही नहीं, इतना कम है। तो यहाँ पे अगर देखें तो उसका जो APC है वो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे APC आ जाएगा 0.7 और यहाँ पे APC आ जाएगा 0.9। तो यानी कि आप देखोगे कि एक इंसान का इस तरीके से रहता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर किसी इंसान की कीमत है मान लो 10 लाख, तो आपको क्या लगता है कि वो 10 लाख का पूरा 100% कंजप्शन पे खर्च कर देता होगा, खाने पीने पे? नहीं। आपको क्या लगता है कि वो 10 लाख का 70% यानी 7 लाख खाने पीने में खर्च कर देता होगा, कि घर के खर्चे में 7 लाख महीने का खर्चा? तो मुझे तो नहीं लगता क्लास कि ये पॉसिबल है। तो इतना मतलब पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन क्लास वो इतना ज़्यादा खर्च नहीं करता होगा। वो मे बी 2 लाख से अपना घर बार चला ले, वो मे बी 3 लाख से अपना घर बार चला ले, या मे बी वो 5 लाख से अपना घर बार चला ले, मतलब 50% से। यार जेन्युइनली देखो ना तो इसका 50% भी 5 लाख है, उसका 90% भी सिर्फ 9,000 है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अमाउंट तो अमीर लोग ही ज़्यादा खर्च करते हैं, सीधी सी बात है, बट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। अपनी इनकम का मोस्टली परसेंटेज गरीब लोग खर्च कर देते हैं, और जैसे जैसे वो अमीर होते चले जाते हैं ना तो कंजप्शन पे खर्चा कम है। अब मुकेश अंबानी है, रतन टाटा है, या बिल गेट्स है, वो खा पी रहे हैं, अपना अच्छा घर बार चल रहा है, सब कुछ, कपड़े लत्ता, खाना पीना, घर बंगला गाड़ी, सब कुछ उनके पास, सब कुछ परफेक्ट है। अचानक से क्लास उनकी इनकम में इजाफा हुआ तो उनकी इनकम 1,000 10,000 से तो बढ़ेगी नहीं, उनकी इनकम बढ़ेगी 100 करोड़, 200 करोड़, 1,000 करोड़, 500 करोड़ से बढ़ जाएगी। तो क्या कंजप्शन पे खर्चा करेंगे, बढ़ाएंगे? मुझे बताओ। पहले सब कुछ है उनके पास तो सारा पैसा बचा लेंगे। तो यही कह रहा हूँ, गरीब इंसान जब एक्स्ट्रा इनकम कमाता है ना तो गरीब इंसान उस एक्स्ट्रा इनकम का मेजर पोर्शन खर्च कर देता है, क्योंकि उसकी इनकम कम होती है, उसकी कमी रहती है। अब अमीरों के पास कमी थोड़ी है, कुछ सब कुछ तो फुलफिल है, तो जो भी एक्स्ट्रा आता है वो बचता है। तो इसी चीज़ को क्लास आपने एग्जांपल देके शो करना है। हार्डली 2 नंबर का है तो बहुत ज़्यादा लिखना नहीं, स्टेटमेंट को प्रूफ करना है कि हाँ ये सही है कि जैसे जैसे ज़्यादा कमाते चले जाते हैं, हमारा जो कंजप्शन पे खर्चा है वो धीरे धीरे कम होके बचत की तरफ हम लोग शिफ्ट करना चालू कर देते हैं, राइट। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है क्लास, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा चुका है। क्या है ये है, S इक्वल टू -50 प्लस 0.4y, यहाँ पे y भी है 0.4y। ये इनकम है, यानी कि एक्स लाइन, ये आपकी इनकम की लाइन है, और ये सेविंग्स है। तो अगर आप ये देखोगे ना, ये जो पोर्शन है ना ये डिस सेविंग्स है। ये जो पोर्शन है क्लास आप देखोगे तो ये पोर्शन जो है इनकम से कम है, या फिर आप इस पोर्शन को हटा लो, इस पोर्शन के बारे में तो पूछा भी नहीं है। आपको पूछा क्या है, जरा देखो क्लास, आपको क्या पूछा है, राइट। क्वेश्चन कह रहा है एट विच लेवल ऑफ इनकम APC विल बी इक्वल टू 0, किस लेवल ऑफ, सॉरी, APS विल इक्वल टू 0, किस लेवल ऑफ इनकम पर APS जो है वो क्लास 0 होगा, किस लेवल ऑफ इनकम पर, एंड Y, किस लेवल ऑफ इनकम पर APS 0 होगा एंड Y। दूसरा पूछ रहा है व्हाट डज OA, ये जो O से लेकर A तक की लाइन है ये क्या सिग्निफाई करता है। मेरी बात समझना, ये लाइन आपने बता दी इनकम की लाइन है ना, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है क्लास, ये इनकम है, और ये नीचे है तो ये नेगेटिव है, तो ये ऑटोनोमस सेविंग्स है। ये OA क्या है क्लास, ऑटोनोमस सेविंग। भैया अब आपको ऐसे ही बताया था ना, सेविंग्स का डायग्राम बताया था ना क्लास, ये भैया यहाँ से बन रहा है, तो ये ऑटोनोमस सेविंग्स है। तो जो भी क्लास यहाँ पे नीचे से बन रहा है पूरा का पूरा, इसके नीचे जितनी भी लाइन है वो ऑटोनोमस सेविंग्स है। दिस इज कॉल्ड ऑटोनोमस सेविंग्स, ओके।
अच्छा, अब तुमसे क्या ध्यान समझना, क्वेश्चन कितना घुमा के पूछ रहा है, क्योंकि बोर्ड का ही क्वेश्चन है ये, और कितना घुमा के पूछ रहा है, ध्यान से देखो। किस लेवल ऑफ इनकम पर एपीएस विल बी इक्वल टू जीरो। यार एपीएस जीरो कब होता है, जब एस जीरो होता है कि नहीं। तो एपीएस जीरो कब होगा, जब एस जीरो होगा। तो एस की जगह पे जीरो लिख दो, -50 प्लस 0.24y, राइट। ये 24y लिखा है, मैं ऐसा माने कर रहा हूँ, मे बी कुछ और मिसप्रिंट हो, बट 24y लिखा है। तो इधर 50 आ जाएगा, इधर 0.24 इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे y निकल कर आ जाएगा, अगर मैं इसको डिवाइड दे देता हूँ तो 50 डिवाइड बाई 0.24, इट्स 208.33, ठीक है। अगर मान लो 0.2y लिखा होता तो 50 को डिवाइड दे देते 0.2 से, आंसर 250 आ जाता, 250। बट ये 0.24y लेके मैं चल रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे 4 ही दिख रहा है, तो 2.4y, मतलब यहाँ पे आप s की वैल्यू पे 0 पुट कर देना, आपका y निकल आएगा इक्वेशन में। सिंपल, हमने क्वेश्चंस तो बना रखे हैं ऐसे, डायग्राम नहीं बनाते तो भी चलता, यहाँ पे डायग्राम बना के बोलना। ये चीज़ क्या है, ये ऑटोनोमस सेविंग है, ये डिस सेविंग्स है आपका। भाई ये लाइन जो है, ये लाइन कुछ नहीं है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के नीचे इनकम लिखा है। इस लाइन से तुम्हें कोई मतलब नहीं, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बेमतलब। ओके, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैजुअलाइजेशन। मैंने पिछले शायद मॉक में भी था ये, कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स किसे कहते हैं और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स किसे कहते हैं। मैं कई बार बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको। आप इसके अंदर क्या लिखोगे कि इन रिसेंट टाइम देखा जा रहा है कि धीरे धीरे जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं और जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय लोग हैं, वो लोग कैजुअल वर्कर बनते चले जा रहे हैं, वो कैजुअल वर्कर के साथ शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, जिस चीज़ को बोलते हैं कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। तो जो हमारा वर्कफोर्स है ना, वो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉय छोड़ के आजकल कैजुअल वर्कर बनता चला जा रहा है। मतलब टेम्परेरी काम कर रहा है, उसको परमानेंट जॉब नहीं मिल रही, जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही, उसको एम्प्लॉय बेनिफिट्स नहीं मिल रहे, उसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं मिल रही, उसको गवर्नमेंट से प्रोटेक्शन, ट्रेड यूनियन से, लेबर यूनियन से प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है। दिस इज कॉल्ड कैजुअलाइजेशन। फिर आप अगले पैराग्राफ में 6-7 लाइन में लिखोगे इनफॉर्मलाइजेशन। जब लोग फॉर्मल सेक्टर से मूव करके इनफॉर्मल सेक्टर में चले जाते हैं, फॉर्मल सेक्टर से मूव करके या ऑर्गेनाइज सेक्टर से मूव करके जब लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में छोटे मोटे गली मोहल्ले में दुकान में काम करने लग जाते हैं, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मलाइजेशन। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, इसके बीच आप डिफरेंस कर सकते हो। अगर आपको लाइन खींच के डिफरेंस करने में बहुत दिक्कत हो रही है तो सीधे डालो ऑर्गेनाइज सेक्टर एक्सप्लेन करना चालू करो, फिर डालो अनऑर्गेनाइज सेक्टर एक्सप्लेन करना चालू करो। बट प्लीज डोंट स्किप द क्वेश्चन। तुम्हें हर एक क्वेश्चन को कैसे सॉरी तुम्हें हर एक क्वेश्चन को कैसे आंसर देना है, ये चीज़ तुम्हें क्लास शुरू के 15 मिनट में सोचना पड़ेगा, जो मैं बताऊंगा आपको लास्ट मिनट टिप के अंदर, कि किन किन चीज़ों को शुरू के 15 मिनट में तसल्ली से कर लो तो डैम श्योर आप 1.5 घंटे के अंदर पूरा पेपर अच्छे से कर लोगे, फिर रीचेक वगैरह कर लोगे आप। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्लास, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है बट लाजवाब क्वेश्चन है, आप सबको जरूर पढ़ना चाहिए कि ये क्वेश्चन क्या है। पढ़ के देखो सब लोग क्या है क्वेश्चन है। 4 मॉक टेस्ट में से प्लीज़ कोई भी स्किप मत करना, एटलीस्ट वीडियो देख के चले जाना, क्योंकि मैं चाहता हूं जब आप आओ तो खुशी खुशी आओ। सारा पेपर जो है आपको लगे कि यार ये तो हमने सुनील सर ने पहले ही करा दिया था। शायद ही मैंने ज़िंदगी में, अपनी पूरी ज़िंदगी में, अपनी पढ़ाई में भी शायद ही कभी इतना काम किया जितना क्लास इन 17 घंटे, 18 घंटे भी काम करा है हर चीज़ को हटा के। और मुझे पता है कि यार ये पेपर आपका स्ट्रॉन्ग जाएगा इको का। मानता हूँ इको में आपने शुरू के 2 दिन वेस्ट किए सारे बच्चों ने, जब मैंने बोला आप लोगों को आप वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना, तब जाके मैंने कल आपको सुबह झिंझोड़ा जगाया जब आपको ना, तब जाके आप लाइन पे आए, कल थोड़ा बहुत पढ़ लिया आपने। हाँ, तो क्या लिखो, किसके बारे में कह रहा है। मुझे तो लग रहा है क्लास ये जो टॉपिक है, जहाँ मैं वेलफेयर देखता हूँ मैं समझ जाता हूँ जीडीपीएस वेलफेयर का ही टॉपिक है, बट पढ़ लेते हैं। द मैनेजमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूटिंग ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी है, एक ऑयल रिफाइनरी है जो पानी को ख़राब करती है, मतलब ऑयल रिफाइनरी से काला पानी जो निकलता है ना पूरा का पूरा, वो क्या करेंगे, नदियों में बहा देंगे। सेज दैट द ऑयल रिफाइनरी इंश्योर वेलफेयर थ्रू इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू जीडीपी। अब ऑयल रिफाइनरी कहती है भाई देखो, हमसे तो ना बोलो पॉल्यूशन के बारे में, हम इतना सारा ऑयल का प्रोडक्शन करते हैं, जीडीपी में हमारा इतना हिस्सा होता है, हम देश की जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। डिफेंड करो इस स्टेटमेंट को और रिफ्यूट करो। डिफेंड और रिफ्यूट का मतलब क्या होता है? डिफेंड का मतलब क्या है, जब आप उस स्टेटमेंट को बचा रहे हो, आप उस स्टेटमेंट के पक्ष में हो, आपको लगता है हाँ ये सही कह रहा है, तो आप उस स्टेटमेंट का बचाव करते हो कि नहीं भाई ये बंदा सही कह रहा है, ये लाइन सही कह रही है, जो मैनेजमेंट है ना ऑयल रिफाइनरी का बिल्कुल सही कह रहा है यार, क्योंकि जीडीपी में तो कंट्रीब्यूशन है, उसको बोलते हैं डिफेंड। या फिर आपको लगता है रिफ्यूट,
आप कहते हो नहीं ये तुम गलत बोल रहे हो भैया, मैं स्टेटमेंट से अग्री नहीं हूं, मैं नहीं मानता ये सब, तो रिफ्यूट है। द आर्ग्यूमेंट ऑफ द मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी एज वेलफेयर ऑफ द मेजर ऑफ कंट्री, बी सी डी ई बताया था ना आपको, बार्टर सिस्टम एक्सचेंज, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी एंड एक्सटर्नलिटीज। तो आपको बताना है क्लास की ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है तो ये सही दिया है गलत दिया है। तो अब आप अपना ओपिनियन लिख सकते हो जो लगता है, बट मैं कहूंगा आपसे आप इस स्टेटमेंट को डिफेंड मत करना, बिल्कुल मत करना। दिस स्टेटमेंट शुड बी रिफ्यूटेड। क्यों यार, आप जो है जीडीपी में तो बढ़ा रहे हो लेकिन फिर भी वेलफेयर नहीं हो रहा। एक्सटर्नलिटीज आपको पढ़ाया मैंने, बी सी डी ई, ई फॉर एक्सटर्नलिटीज। तो मैंने बताया था क्लास आपको कि आप प्रोडक्शन तो बढ़ा रहे हो लेकिन आप वाटर पॉल्यूशन कर रहे हो, जिससे आने वाले टाइम पे पानी की कमी की वजह से बहुत सारी बीमारियां होंगी, पीने का पानी अवेलेबल नहीं होगा, ग्राउंड वाटर का और नीचे चले जाना, बहुत सारे और नुकसान होंगे। जीडीपी तो बढ़ रहा है, प्रोडक्शन तो बढ़ रहा है, लेकिन क्लास ये वेलफेयर का शाइन शो नहीं कर रहा है, ये पब्लिक आम जनता का वेलफेयर नहीं कर रहा। तो आप इसके बारे में लिखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो हार्डली क्लास आप 7-8 लाइन के अंदर आराम से अपने आंसर को कंप्यूट कर सकते हो। आई होप आप समझ गए हो कि कैसे लिखना है। लैंग्वेज आपकी होगी, भाषा मैंने दे दी क्लास आपको कि नहीं इस स्टेटमेंट को रिफ्यूट करना है, क्योंकि ये प्रोडक्शन जीडीपी तो बढ़ा रहे हैं लेकिन ये वेलफेयर शो नहीं कर रहा, क्योंकि इससे क्लास बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन की वजह से एक्वाटिक एनिमल जो हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा क्लास हमें पीने के पानी की कमी पड़ जाएगी, ड्राउट, सूखा पड़ेगा और बहुत सारे और समस्याएं होंगी, एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है सर, हमें ये नहीं आता है तो दूसरा पढ़ लो यार, क्या दिक्कत है। गिविंग रीजन क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑफ फाइनल। अच्छा क्लासिफाई करो, गिविंग रीजंस खाली अगर लिख के आओगे तो नंबर नहीं मिलेगा, मे बी आधा नंबर दे दे कोई दयालु टीचर होगा तो, बट अदरवाइज नहीं देगा नंबर। सॉफ्ट ड्रिंक परचेज बाई स्कूल कैंटीन, भैया स्कूल कैंटीन ने सॉफ्ट ड्रिंक खरीदा है तो भैया ये इंटरमीडिएट है। क्यों? क्योंकि क्लास वो इसे रीसेल करेगा, उसका इस सामान को मेन पर्पस जो है वो खुद यूज़ करना नहीं है, इस सामान को उसे खरीदने का मेन पर्पस है उसे क्लास स्टूडेंट्स को बेचना ड्यूरिंग रेसेस टाइम या फिर छुट्टी में, जैसे भी हो। तो क्लास ये इंटरमीडिएट गुड्स है। दूध खरीदा हाउस होल्ड ने, तो क्लास ये फाइनल गुड्स है क्लास, क्योंकि ये जो दूध हाउस होल्ड ने खरीदा है ये सेल्फ कंजप्शन के लिए है, इसे वो खुद यूज़ करें घर पे और उसे क्लास किसी को बेचना नहीं है, सेल्फ खुद ही इस्तेमाल कर रहा है, तो वो फाइनल गुड्स है। बस आपको इतना इतना लिखना है रीज़न में, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं लिखना। स्टेटमेंट लिख के क्लास 2-2 लाइन में रीज़न लिखोगे तो भी चलेगा। कंपेयर द इंडिया चाइना सेक्टरल कंट्रीब्यूशन, सर डाटा आएगा, डाटा आएगा कह के बच्चों ने बहुत ज़्यादा परेशान किया। मैं कई बार बोल रहा हूँ भाई डाटा नहीं आएगा आपको लिखने को, आप तो पूछते ऐसे जैसे पता नहीं कि मैं कह दूंगा डाटा आएगा तो आप याद कर लोगे। मैंने पहले भी बात कह रखी है भैया, डाटा तुम्हारे बस के नहीं है याद करना, इतना सारा डेटा है। और क्यों रट्टा मारे हैं, डेटा हर साल चेंज होता है, क्यों रट्टा मारे डेटा को। तो डेटा को समझेंगे बस, अपन समझ के क्या करेंगे क्लास, उसको एक्सप्लेन कर देंगे एंड नथिंग, राइट। तो कंपेयर इंडियाज एंड चाइना सेक्टरल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड जीवीए जीडीपी, व्हाट डज इट इंडिकेट। सेक्टरल कंट्रीब्यूशन मतलब कि क्लास एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी में सिर्फ 16% कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्रियल 30, सर्विस सेक्टर। तो ये नंबर तो लिखना ही लिखना है क्लास, इस तरह चाइना का सिर्फ 7%। तो आप रीजन लिख सकते हो चाइना का जो टोपोग्राफिक एरिया है, चाइना का जो क्लाइमेट कंडीशन है वो एग्रीकल्चर के लिए सुइटेबल नहीं है, जिसकी वजह से चाइना में जो जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर में बहुत कम है। लेकिन इसके अलावा इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की बात करें, चाइना का इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो एडवांटेज ले रहा है इंडिया के इंडस्ट्रियल सेक्टर से। चाइना का इंडस्ट्रियल सेक्टर जीडीपी में 41% कंट्रीब्यूट करता है, मतलब चाइना का प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। चाइना अपने एक्सपोर्ट पॉलिसी की वजह से पूरे वर्ल्ड में अपने प्रोडक्ट को आसानी से बेच पाता है। चाइना में 1958 के बाद से इंडस्ट्रीज बनना चालू हो गई, स्टील इंडस्ट्री, कारखाना बनना चालू हो गए, जिसकी वजह से चाइना का जो ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट या जीडीपी कंट्रीब्यूशन बाई इंडस्ट्रियल सेक्टर वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू इंडिया। और सर्विस सेक्टर का लगभग दोनों का सेम है, इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा है जबकि चाइना से। तो सर्विस सेक्टर जो है, टर्चरी सेक्टर, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। जहाँ सेम है वहाँ ज़्यादा बात नहीं करोगे आप, लेकिन जहाँ पे डिफरेंस है उसका रीजन देना है बस आपको। 2 नंबर क्वेश्चन है, इतना ही काम करना है, ज़्यादा कुछ नहीं। सॉरी 3 नंबर क्वेश्चन था। अब ये पूरा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन आ गया, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। सम इकोनॉमिक्स हैव प्रोजेक्टेड दैट इंडिया विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड अ फ्यू डिकेड्स फ्रॉम नाउ। अगले कुछ दशकों में इंडिया नंबर 1 पे आ जाएगा, 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है ना, बड़ी इकोनॉमी। फॉर दैट टू हैपन इंडिया विल हैव टू बूस्ट इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया को अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग करेगा, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा। इन एनी कंट्री एज द इनकम राइजेज द कॉम्पोजिशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट चेंजेस सिग्निफिकेंटली। कमाई बढ़ती चली जाएगी ना, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नया चाहिए, हमें नई नई चीज़ें चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए हमको। फॉर लो इनकम कंट्री बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस लाइक, देखो जो लो इनकम कंट्री होती है ना क्लास, उन लोगों को इरीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं बेसिकली। और इकोनॉमाइज मैच्योर एंड
most of their basic consumption demand are met. The share of agriculture in the economy shrinks and more service related infrastructure is required. This is why the share of power and telecommunication infrastructure is greater in rich. तो जो अमीर लोग होते हैं ना, उनको पावर और टेलीकम्युनिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, इंटरनेट कनेक्टिविटी हो गया या इलेक्ट्रिसिटी उनको ज़्यादा चाहिए। जो गरीब लोग हैं, क्लास लो इनकम कंट्री, उनको एग्रीकल्चर, इरिगेशन फैसिलिटी, वो सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत है। थस डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड, मतलब दोनों साथ साथ चलते हैं। मतलब अगर तुम तरक्की देखना चाहते हो देश के अंदर, तो तुम्हें देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर डिपेंड टू a considerable extent on the adequate expansion and development of irrigation facility. Industrial progress depend upon the development of power and electricity generation, transport and communication. Obviously, if proper attention is not paid to the development of infrastructure, it is likely to act as a severe constraint on economic development. भाई सीधी सी बात है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपने ध्यान नहीं दिया, तो भैया ये सीवियर हो सकता है, इट मे बी डेंजर, राइट। अब उसके बाद 2 क्वेश्चन का आंसर दो। Some economists have projected that India will become the 3rd biggest economy in the world in few decades from now. For that to happen, we'll have to boost their infrastructure. Explain the importance of infrastructure in light of this statement. तो आपको infrastructure के कोई भी importance जो दिल करे आपका वो लिख देना। Infrastructure outsourcing को promote करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एफडीआई को प्रमोट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल आउटलुक बदल देता है, नज़रिया बदल देता है देखने का। दुबई को देखते हो, एकदम नज़रिया बदल जाता है। दुबई को आप इमेजेस देखो दुबई की, ऐसा लगेगा बिल्कुल गगनचुंबी इमारतें हैं उसके, मतलब वो भी रेत पे। जो कहते हैं कि भैया रेत पे ढह जाती है चीज़ें, नहीं हो सकती, तो वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो मैं कहने का मतलब क्या, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जापान जैसा, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, इसके अलावा यूरोप। तो इनका जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो ना, तो क्लास हैवी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है एकदम, और वो अगर हम लगाएं तो क्लास हमें बहुत सारी चीज़ों का फायदा होगा। तो आप मेरे हिसाब से 3 नंबर का है, तो मेरे हिसाब से कोई भी 3 पॉइंट अगर आप लिखोगे उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दोगे तो चलेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं जानते तो पॉइंट्स को बढ़ा के लिखो। फिर द शेयर ऑफ पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज ग्रेटर इन हाई इनकम। तो जो हाई इनकम कंट्रीज होती है ना क्लास, उनकी एग्रीकल्चर की नीड नहीं होती, वो पूरी हो चुकी है। दे वांट टेलीकम्युनिकेशन, दे वांट क्लास जो पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो उनकी ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं। तो आप ये लिखोगे, ये जो लाइन लिखी गई है ना, यहाँ से भी आप अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है कॉपी कर सकते हो, तो यहाँ से लिख सकते हो। एज इकोनॉमिक्स मैच्योर मोस्ट ऑफ देयर, आप यहाँ लिख सकते हो। हाँ, जैसे लिखा हुआ है क्लास, लो इनकम कंट्री हो गया, मोस्ट ऑफ द देयर बेसिक डिमांड मिट फॉर द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इकोनॉमी श्रिंक एंड मोर सर्विस रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, वाई द शेयर ऑफ पावर एंड टेलीकम्युनिकेशन इज ग्रेटर इन हाई इनकम कंट्री। यहाँ तक क्लास लिख सकते हो कि इन एनी कंट्री, यहाँ से पूरा लिख सकते हो। अदरवाइज आप अपनी भाषा में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो सेम सेम कि जो अमीर कंट्री है उनकी एग्रीकल्चर की नीड पूरी हो चुकी है, दे नीड मोर मनी। उनको ज़्यादा, उनको क्या चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी, टेलीकम्युनिकेशन, पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए पावर, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा ना सारी चीज़ें। अभी लाइट वाइट जल रही है, सब चीज़ पढ़ा रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रिसिटी तो है, तो इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एग्रीकल्चर से ज़्यादा। तो ये आपका 9-10 को 8-9 क्वेश्चन हो गया, आपको अपनी लैंग्वेज बना के लिखना है इसको कॉन्फिडेंस तरीके से लिख के आना। एग्जामिनेशन में पेपर बिल्कुल छोड़ के मत आना, एक भी पूरा 100% पेपर अच्छी राइटिंग में, नीट एंड क्लीन प्रेजेंटेशन, कीवर्ड अंडरलाइनिंग करके अच्छे से करके आना। और तुम लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, जैसे मैंने अकाउंट्स में तुम्हें एक रात को वीडियो दी थी पूरे अकाउंट्स के इंपॉर्टेंट चीज़ों की, क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है, पूरा मैंने बताया था। अगर आप इको में चाहते हो तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताना, अगर आप सब लोग कॉमेंट करोगे तो उसके लिए भी देखते हैं कैसे टाइम निकालना है, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। मैं पहले ही क्लास बता चुका हूँ पहले ही कि सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में इकोनॉमी इक्विलिब्रियम कब आएगी, जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा। आपको 2 डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे एक ही डायग्राम बनाना होता है। एस आई, तो यहाँ पे है क्लास एस आई 0y, नीचे आएगा लेवल ऑफ इनकम, ये आएगा x, ठीक है। तो यहाँ पे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है। आप ऐसा ही का पूरा स्केड्यूल बना सकते हो, ये भी दिखा सकते हो कि इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब आता है जब एस आई के बराबर है, एस फॉर प्लान सेविंग, आई फॉर प्लान इन्वेस्टमेंट। व्हाट इंपैक्ट व्हेन सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। अगर सेविंग इन्वेस्टमेंट है तो प्रोड्यूसर को सेविंग ज़्यादा है, लोग बचत ज़्यादा कर रहे हैं, खर्च कम कर रहे हैं, तो प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। जो प्रोड्यूसर है ना उसको प्रोडक्शन को इंक्रीज करना चाहिए। प्रोडक्शन इंक्रीज अगर प्रोड्यूसर करेगा, 1 सेंट डिक्रीज करेगा ना,
लोग बचा ज़्यादा रहे ना, प्रोड्यूसर को प्रोडक्शन डिक्रीज करना है, लोग सेविंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं, खर्च करने को लोग तैयार ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा। तो उस सिचुएशन में क्लास बचत को धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। अब मतलब बचत कम करें लोग तो आप प्रोडक्शन भी कम करो। अब प्रोड्यूसर शुड कट इन प्रोडक्शन ड्यू टू डिजायर्ड ऑफ मतलब कि अनवांटेड स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा आपके पास, जिसकी वजह से उसे क्लियर करने के लिए प्रोडक्शन में कटौती आपको करनी पड़ेगी। In the given figure, what does the gap KT represent? State any two fiscal measure and two monetary measures to correct the situation. ये जो गैप है ना क्लास, ये जो गैप है इसको क्या बोलेंगे क्लास? KT। इस गैप को बोलेंगे KT, लिखा हुआ है KT। तो ये क्या मेजर करता है? तो भैया ये गैप, क्योंकि AD ऊपर की तरफ जा रहा है, ये गैप मेजर करता है इन्फ्लेशनरी गैप, ठीक है, इन्फ्लेशनरी गैप को मेजर करता है। स्टेट टू मॉनेटरी और टू फिस्कल मेजर। तो आप बैंक रेट लिख सकते हो कि बैंक रेट बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगा, और CRR SLR बढ़ेगा तो भी एक्सेस डिमांड कंट्रोल होगा। तो आप ये दो लिख सकते हो, या कोई भी और पॉइंट लिख सकते हो, रिवर्स रेपो रेट लिख सकते हो, ओपन मार्केट ऑपरेशन तो हो गया, इसके अलावा हाँ ओपन मार्केट ऑपरेशन लिख सकते हो, कोई भी दो पॉइंट लिख सकते हो इसके मॉनेटरी के। दो फिस्कल में दो कौन कौन से बताओ? गवर्नमेंट टैक्सेशन पॉलिसी और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक वेलफेयर वर्क। अगर आपको डिफ्लेशन का नहीं लिखना है, सिर्फ इन्फ्लेशन का लिखना है, तो आप लिखोगे अगर इन्फ्लेशन है कंट्री में तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देती है, और अगर इन्फ्लेशन कंट्री में सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है उसे कंट्रोल करने के लिए। ये 3 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, तो दोनों ही न्यूमेरिकल है क्लास, तो कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे ज़्यादा ही न्यूमेरिकल हो गया थोड़ा सा, बट कोई बात नहीं, हमें तो सीखने से मतलब है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, नेशनल इनकम निकालना है, बट मैं पहले GDP MP निकालूंगा, तो तुम प्लीज़ फॉर्मूला लिखना। मैं यहाँ पे फटाफट करा रहा हूँ आपके समय को बचाने के चक्कर में, क्योंकि आपने कल से पढ़ाई चालू की, जो कि गलत किया, राइट। तो अब यहाँ पे अच्छे से समझना क्लास कि तुम्हें एग्जामिनेशन में फॉर्मूला जरूर लिखना है, मस्ट राइट फॉर्मूला, एग्जामिनेशन में जरूर फॉर्मूला लिख के आना। फिर जाके कि आप लिखो बाय यूजिंग इनकम मेथड, कि इनकम मेथड को यूज़ करेंगे, इनकम मेथड से ये निकलेगा एक्सपेंडिचर मेथड, इससे GDP MP निकलेगा। प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है क्लास? 600। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर कितना है क्लास? 200। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो बेटा अगर ये नेट लिखा है तो पहले इसमें डेप ऐड करो। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 60। अगर ये लिखा हुआ है क्लास यहाँ पे फिक्स्ड, तो चेंज इन स्टॉक ऐड करो -50। एग्जामिनेशन में अगर ओपनिंग नहीं दिया हो, क्लोजिंग दिया हो, तो क्लोजिंग स्टॉक को चेंज स्टॉक मत लेना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग को लेना, ओपनिंग को 0, या ओपनिंग दिया हो तो क्लोजिंग 0 माइनस ओपनिंग, अदरवाइज साइन चेंज आ जाएगा। लास्ट में नेट एक्सपोर्ट ढूंढो, नेट एक्सपोर्ट दे रखा है, ये रहा -10। तो ये सारी चीज़ें क्लास जो हमारी आ गई, ये आ गई आपकी GDP MP। तो GDP MP जो है हमारे पास वो कितना आ गया? 600 + 200 आ गया 800, + 100 900, + 60 960, -50 -10, तो 900 आ गया। अब 900 आ गया, हमें चाहिए क्या क्लास? हमें चाहिए नेशनल इनकम। वी वांट NNP/FC। गिवन क्या है? GDP MP। ग्रॉस से नेट में जाने के लिए माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस NFI है। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल लिखाएगा पेपर में, ध्यान रखना डेप्रिसिएशन की जगह पे। तो ये है 900 माइनस कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ढूंढो कितना है? वो 60 है, प्लस NFI है। नेट फैक्टर देखो ये लिखा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10, और फैक्टर, अच्छा देखो सुनो, यही तुम गलती कर बैठोगे, तुम इसको लेना ही मत, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हें नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है। साइन चीज 20 नहीं दिख रहा मुझे, -20 दिख रहा है, क्योंकि ये टू अब्रॉड है और नेट दिया है, तो मुझे इसको देखने की जरूरत। कई बच्चे करेंगे इस 10 में से इस 20 को माइनस कर देंगे, नहीं गलत हो जाएगा, ऑलरेडी नेट दिया हुआ है। अगर एक खाली फीटा दिया होता तो मैं फीफा माइनस फीटा करता। NIT तुम्हें दे रखा होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट टैक्स इट्स 70। तो देखिए क्लास 900 हो गया, -60 -20 -70, इट्स 750, हमारा आंसर आ गया। करोड़ है तो करोड़ लगा देना। कैलकुलेट रियल GDP इफ नॉमिनल GDP इज 150, प्राइस इंडेक्स इज 120। बहुत ही सिंपल है क्लास, मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है कि जो प्राइस इंडेक्स है, प्राइस इंडेक्स 120, उसका फॉर्मूला है नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100। तो नॉमिनल है 150 अपॉन रियल, तो अगर मैं सॉल्व करूं इसको तो 150 डिवाइड बाई 120, इट्स 125, आंसर आ गया 125। तो रियल नॉमिनल से भी पूछ सकता है क्वेश्चन, तो मैंने ये भी यहाँ पे कवर कर लिया। आते हैं क्लास के ऑप्शन क्वेश्चन पे। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट NVAFC, और फिर थियोरी हाउ इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ। तो यार इन्वायरमेंट जो है
उससे लाइफ कैसे सस्टेन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यार इन्वायरमेंट है तो लाइफ है, इन्वायरमेंट हमें जीने के लिए साधन देता है। मट्टी हो, जल हो, वायु हो, सूरज की रोशनी हो, ये सारी चीजें इन्वायरमेंट हमें देता है, और विदाउट दिस वी कांट सर्वाइव। आप इन चीज़ों के बिना नहीं रह सकते, आप किसी चीज़ के और के बिना रह सकते हो आप, लेकिन ये हमारे लिए नेसेसिटीज़ है, ये वरदान है भगवान का कि हमारी पृथ्वी पे हमें ये सारी चीज़ें क्लास मिलती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हालांकि हम इन चीज़ों को खराब कर रहे हैं, हमने अपना वाटर खराब कर दिया, हमने पॉल्यूशन करके पानी खराब कर दिया, हम हवा को दूषित करते चले जा रहे हैं, हमारी एक्टिविटी की वजह से नेचर को भुगतना पड़ रहा है, जंगल गायब हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, एक्वाटिक एनिमल्स को दिक्कत हो रही है, पंछियों को दिक्कत हो रही है, गर्मी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ये खैर ये तो आप इस आंसर में लिखोगे तो बताने वाली बात है, बट आप इसके अंदर ये लिखोगे एनवायरनमेंट हमें वो सारी चीज़ देता है जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट सस्टेन लाइफ, ऑक्सीजन से लेकर वाटर तक, सनलाइट से लेकर क्लास सॉइल तक, सब चीज़ क्लास हमें नेचर ही देता है। अच्छा, अब इसमें क्या है क्लास, यहाँ पे एनवीएफसी निकालना है, तो बाई यूजिंग प्रोडक्शन मेथड फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट जीवीएमपी सेल्स, टोटल सेल दे रखा है क्लास 1000। अगर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन है तो वो सेल्स में ही ऐड होता है, प्लस चेंज इन स्टॉक, तो ये चेंज इन स्टॉक की जगह डिक्रीज इन स्टॉक लिखा है, मतलब चेंज स्टॉक क्लोजिंग वहाँ से ओपन डिक्रीज हो रहा है, अगर डिक्रीज हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्लोजिंग कम होगा, तो कम होगा, ओपनिंग बड़ा होगा, तो ये -70, डिक्रीज इन स्टॉक जो लेते हैं हम लोग -70, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, तो ओपनिंग स्टॉक लिखा आपने, प्लस लिखा आपने परचेजेस, और माइनस करोगे आप क्लोजिंग स्टॉक, तो आप क्लोजिंग स्टॉक को आप माइनस कर दो, तो अच्छा वो तो कर ही दिया आपने क्लास, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और फिर आप माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजप्शन यानी कि आईसी, यानी सेल्स प्लस चेंज स्टॉक माइनस आईसी, तो आईसी दिया नहीं है तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लो, और कुछ दिया है क्लास इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वो भी लोगे, एक्सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको सेल दिया है एक्सपोर्ट नहीं लोगे, और जीएसटी दिया है, सब्सिडी दिया है, इनकम टैक्स से डायरेक्ट टैक्स वो लेना नहीं है, तो 300 प्लस 50 350 जो है क्लास वो आपका आईसी आ गया, इकट्ठे घटा दो 350, दोनों को जोड़े घटा दो, तो जीवीएमपी इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक -70 -350 इट्स 700। बट हमें क्या निकालना है, एनवीएफसी, हमें क्या निकालना है, एनवीएफसी, गिवन क्या है क्लास, जीवीएमपी, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप, वीए सेम है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी, तो जीवीएमपी कितना है क्लास, ये 700 है, माइनस डेप्रीशिएशन कितना है क्लास, डेप्रीशिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है यहाँ पे, नहीं दिया कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है यार, नहीं दिया तो जीरो ले लो, अब निकालने का भी तो रास्ता नहीं पता ना, नहीं तो हम निकाल लेते, एनआईटी, आईटी माइनस सब्सिडी, देखो ये आईटी है 70 माइनस सब्सिडी 40 30, आईटी माइनस सब्सिडीज, तो ये है 700 और माइनस 70 में से 40 गया तो 30, 670, तो ये आ गया आपका 670 670, राइट, डन हो गया क्लास यहाँ तक। आई होप कि आप सबको अच्छे से सब समझ आ गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस को बनाना होता है, एंड फाइनली वी आर हियर इन लास्ट क्वेश्चन, तो चलो जरा लास्ट क्वेश्चन को फटाफट बना लेते हैं। राइट एनी 3 फंक्शंस ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पीसीबी, तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, और उसकी क्लास आपको 3 लिखने हैं पॉइंट, फंक्शंस की बात करें 3 फंक्शंस, तो जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो उसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए 1974 आई थिंक, ठीक है, देख लेना क्लास, मेरे हिसाब से यही है। तो 3 फंक्शन जो है उसके बताने हैं आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड 3 कौन कौन से काम करता है। सबसे पहला काम स्ट्रीम्स, वेल्स और कनाल, रिवर्स, इन सबको क्लीन कराता है, लोगों को प्रमोट करता है, लोगों को जागरूक करता है, मास लेवल पे लोगों को प्रमोट करता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है कि यार कितनी जरूरी है हमारे लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। आप खुद सोचो ना यार, एक बोर्ड है, इसका काम है पॉल्यूशन कम करना, तो ये डाटा कलेक्ट करेगा कहाँ कहाँ पॉल्यूशन हो रहा है, उसको ठीक करेगा, फंड्स अलोकेट करेगा अलग अलग जगह पे, स्टेट गवर्नमेंट को फंड देगा कि भैया ये नाली वाली साफ करो, गंगा यमुना जो भी या नदियाँ हैं उन सबको साफ करो, उसके लिए फंड बजट अलोकेट करेगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है, ये ह्यूमन ग्रोथ की बात करता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रॉफिट कमाने की बात करता है क्लास, ये डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस की बात करता है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों सप्लीमेंट्री और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। एग्जाम्पल जैसे सड़क बनाना, ब्रिज, हाईवे, बड़ी बड़ी इमारतें, ये आपका इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। टैलेंट, स्किल्स, हेल्थ और एजुकेशन, ये आपका क्लास सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। आई थिंक 2 नंबर में अगर आप 2 पॉइंट लिखते हो, 3 पॉइंट लिखते हो तो मेरे हिसाब से इनफ होगा। ओके,
तो फाइनली मॉक टेस्ट नंबर 3 भी खत्म हो गया। आज आप इसे अच्छे से कर लेना, जो क्वेश्चन आपको लगे दिक्कत है उसके आंसर्स को लिख लेना। प्लीज बिल्कुल भी हड़बड़ाहट जल्दीबाजी ना करो, समय अभी भी है, पेपर आराम से आपका हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस रखो, फेथ रखो, मेहनत करो, बस सोचो मत ज्यादा ये छूट जाएगा वो छूट जाएगा, छोड़ो। अभी आप जो चीज देख रहे हो, जो चीज सीख रहे हो, उसको तन मन धन लगा के अच्छे से पढ़ो। मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट। वैसे मैं कल बोलूंगा सुबह सुबह मॉर्निंग में मेरा मैसेज आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, वो दिल से मैसेज आता है, उसको जरूर सुन के जाया करो, राइट। पेपर आपका बहुत अच्छा जाएगा। बाकी क्लास शाम को मिलते हैं 5 बजे लाइव, फिर 8 बजे फिर मॉक टेस्ट। और भी कोई रिक्वेस्ट है और भी कुछ चाहिए तो कमेंट खुला हुआ है आपके लिए, कमेंट करो, धड़ाधड़ वीडियोस आएंगी दिन भर में। जब इतना आज तक किया है, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 15 डेज से जब इतना कर रहे हैं, तो लास्ट का ये दिन है क्लास, ये भी आपके नाम है। बताओ मुझे क्या क्या दिक्कत समस्या है। टेक केयर, बाय। वीडियो अच्छे लाइक करना, कमेंट जरूर करना कैसा लगा आपको, पूरा सेशन कितना एंजॉय किया मुझे बताओ क्लास। और इस वीडियो को सारे दोस्तों तक पहुंचाओ, ठीक है, हर एक बच्चे तक पहुंचाओ, अपने जूनियर्स को सबको सजेस्ट करो। क्योंकि अब अगला साल जो है, अभी तक क्लास मैंने पुराने साल पे कुछ भी मेहनत नहीं की, मतलब नए साल पे कुछ भी मेहनत नहीं किया, नए सेशन के बच्चों के ऊपर, उन पे उनके पीछे भी जी जान लगा दूंगा, आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर, दोस्तों के ऊपर जी जान लगा दूंगा। उनको प्लीज सपोर्ट करना मुझे, और इनको शेयर करना वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।